हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करनी है हमें, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% W/W उपस्थित है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है W/W यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। वो कितना है? एथिलीन ग्लाइकोल के लिए 20% है। और हमें क्वेश्चन में जल का अणुभार दिया हुआ है जो कि 18 ग्राम पर मोल है, और उसी प्रकार एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार दिया हुआ है जो कि 62 ग्राम पर मोल है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सब कुछ पहले हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम उसके आधार पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान। कितना दिया हुआ है विलयन का द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान हम मानेंगे 100, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इसलिए हमने विलयन का द्रव्यमान 100 मान लिया। यदि विलयन का 100 है तो फिर विलय का कितना होगा? अब देखते हैं हम विलय का द्रव्यमान। तो विलय क्या है यहाँ पर? विलय एथिलीन ग्लाइकोल, और कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20। ये 20 क्यों आया? कल हमने देखा था, कल के एग्जाम्पलों में। अब आगे देखते हैं विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो विलायक का द्रव्यमान होगा 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम। अब आप समझ में आ गया होगा, विलयन का द्रव्यमान हमने 100 माना है, और उस मानने के आधार पर यदि विलयन का द्रव्यमान 100 है तो प्रश्न के अनुसार विलय का कितना होगा? 20 ग्राम होगा। विलय का 20 ग्राम है, विलयन का 100 ग्राम है, तो विलायक अपने आप 80 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ हमें द्रव्यमान दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि हमें कुछ अणुभार भी दिए हुए हैं। तो हमें विलय का अणुभार दिया हुआ है, विलय क्या है हमारा यहाँ पर? विलय है हमारा यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल, और विलय का अणुभार कितना है? एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार है 62 ग्राम पर मोल। अब आगे देखते हैं विलायक क्या है यहाँ पर? विलायक जल है, तो विलायक का अणुभार और विलायक का अणुभार कितना है यहाँ पर? विलायक का अणुभार है 18 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या निकालनी है? अब हमें निकालनी है मोल भिन्न। क्या निकालनी है? मोल भिन्न। और किसके लिए? विलय के लिए निकालनी है। विलय क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। तो हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के या फिर विलय के लिए क्या निकालनी है? हमें मोल भिन्न निकालनी है। तो लिखते हैं विलय की मोल भिन्न। किस प्रकार से निकालते हैं मोल भिन्न? हमने देखा था कि जिस अवयव के मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसे तो ऊपर लिखते हैं अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित अवयवों के कुल मोल। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम? ऊपर लिखेंगे विलय के मोल अपॉन क्या लिखेंगे? विलयन के मोल। और विलयन के मोल क्या होंगे? विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब हमें विलय के मोल निकालने हैं और विलायक के मोल निकालने हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मोल दिए हुए नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, और अणुभार दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अणुभार और मोल के बीच में क्या संबंध है। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो हम उस फॉर्मूले को काम में लेंगे। क्या होता है? मोल बराबर भार या द्रव्यमान
भार या द्रव्यमान बटे अणुभार। अब हमें सबसे पहले निकालना है विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, तो विलेय के मोल निकालने के लिए हमें विलेय का भार निकालना, भार लिखना होगा। विलेय का भार कितना दिया हुआ है, विलेय का भार 20 ग्राम दिया हुआ है। अपॉन में क्या लिखना है, हमें विलेय का अणुभार लिखना है जो कितना दिया हुआ है, जो कि 62 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, जो कि 62 दिया हुआ है। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.322 मोल। कितना आएगा, 0.322 मोल। आगे निकालते हैं हम विलायक के मोल। विलायक के मोल कितने आएंगे, तो विलायक के मोल आएंगे विलेय का भार, विलायक का भार अपॉन विलयन, विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम, और विलायक का अणुभार कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.444 मोल। इतना हम लिख सकते हैं। अब हमें इन सब का मान रख देना है विलेय की मोल भिन्न निकालने के लिए, फॉर्मूले रख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा विलेय क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए, विलेय के मोल कितने हैं, 0.322 अपॉन विलेय के मोल कितने हैं, 0.322 प्लस में क्या करना है, विलायक का मोल कितना है, 4.444। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.068 के बराबर। तो ये क्या है हमारे पास, ये एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न आ गई। क्या आ गई, मोल भिन्न आ गई। अब हमें यदि विलायक की मोल भिन्न निकालनी हो, किसकी निकालनी है, विलायक की निकालनी, तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस विलेय, एथिलीन ग्लाइकोल कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 माइनस 0.068, और इसका मान क्या आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 0.932। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न निकालते हैं। तो मोल भिन्न कितनी आती है, 0.068। अब यदि हम जल की निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कितनी आई, विलायक के लिए आई है 0.932। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें यहाँ पर जो दिया था वो द्रव्यमान प्रतिशत दिया था। अब हम किस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत से मोल भिन्न निकालते हैं वो सभी हमने अब देखा है। अब आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल में हम फॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मलता के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। विलयन के लिए फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर फॉर्मलता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें दिया गया है हम उसको लिखते हैं। हमें क्या दिया गया हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है विलेय। विलेय क्या है, NaCl का क्या दिया हुआ है, हमें भार दिया हुआ है और भार कितना है, 5.85 ग्राम। आगे हमें और क्या दिया हुआ है, हमें विलयन का आयतन दिया हुआ है।
वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 500 ml। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए, फॉर्मलता ज्ञात करने का। फॉर्मलता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखते हैं एक बार, ये आपके याद होना चाहिए। फॉर्मलता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करके आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें कि कैसे लिखते हैं, बाद में देखना। तो हम लिखते हैं फॉर्मलता के लिए फॉर्मूला, फॉर्मलता बराबर विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या करना है हमें करना है विलेय के सूत्र भार। अपॉन में क्या करना है अपॉन में करना है हमें विलेय के सूत्र भार। विलेय का सूत्र भार इनटू में क्या करना है हमें 1000 अपॉन विलियन का आयतन किसमें, ml में। क्या निकालना है, क्या लिखना है हमें, विलियन का आयतन ml में लिखना है। अब यहाँ पर एक टर्म दी हुई है विलेय का सूत्रभार। आप अणुभार निकालना जानते हो, सूत्रभार के बारे में आप नहीं जानते, तो आपके सामने समस्या हो जाएगी कि हम सूत्रभार कैसे निकालते हैं। अब जो ये सूत्रभार है इसको समझते हैं एक बार क्या होता है। जो इस सूत्रभार की अवधारणा है वो दी जाती है आयनिक ठोसों के लिए। किसके लिए, आयनिक ठोसों के लिए। जब हम किसी आयनिक ठोस को किसी द्रव विलायक में विलय करते हैं तो वह उसमें क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। जैसे देखते हैं NaCl, तो इसमें जो NaCl पाया जाएगा वो क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा और उस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। यानी कि यहाँ पर एक मोल में जितने सोडियम आयन पाए जाएंगे उतने ही क्लोरीन आयन भी पाए जाएंगे। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, ये इसका एक सूत्र है। और इस सूत्र का जो अणुभार होगा, इस सूत्र का जो भार होगा, या फिर हम कहें कि एक मोल में जितने NaCl होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका सूत्रभार कहलाएगा। तो हम इसका जब सूत्रभार लिखेंगे तो सूत्रभार कैसे लिखेंगे, हम इसका सूत्रभार लिखेंगे सोडियम का परमाणु भार और हमें प्लस में क्या करना होगा, क्लोरीन परमाणु का परमाणु भार। ये करना होता है NaCl के लिए। यदि हम यहाँ पर MgCl2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो MgCl2 होता है वहाँ पर एक मैग्नीशियम 2 Cl के साथ संयोजित रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है MgCl2। ये इस रूप में पाया जाता है, एक Mg के साथ जो 2 Cl पाए जाते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो ये है MgCl2। इस सूत्र के अनुसार पाया जाएगा किसमें, क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा विलायक में। तो इसका यदि हम सूत्रभार लिखें तो इसका सूत्रभार किस बात प्रकार लिखेंगे, इसका सूत्रभार लिखेंगे हम मैग्नीशियम का परमाणु भार प्लस में क्या लिखना होगा हमें, 2 क्लोरीन परमाणु का परमाणु भार। क्या लिखा हमने, 2 क्लोरीन का परमाणु भार। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं सूत्रभार। क्या निकालते हैं,
सूत्रभार। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सूत्रभार कैसे निकालते हैं। अब यदि हम यहाँ पर सूत्रभार निकालें NaCl के लिए, हमें किसका चाहिए, विलेय का सूत्रभार चाहिए, तो हम लिखेंगे विलेय का सूत्रभार। क्या लिखेंगे हम सूत्रभार, सोडियम का परमाणु भार प्लस क्लोरीन का परमाणु भार। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी होगी। जो सोडियम है उसका परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। 23 प्लस 35.5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.58 ग्राम पर मोल। क्या जाएगी, 5.58 ग्राम पर मोल। तो अब हमारे लिए फॉर्मूला निकालना आसान होगा, क्योंकि हमें विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय का सूत्रभार भी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, विलयन का आयतन भी दिया हुआ है ml में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू देंगे इनके। हम विलेय का भार कितना दिया हुआ है, विलेय का भार दिया हुआ है 5.58 ग्राम। अपॉन में क्या करना है, हमें विलेय का सूत्रभार करना है, जो कितना दिया हुआ है 58.5। इंटू में क्या करना है, इंटू में करना है हमें 1000 बटे में क्या करना है हमें, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन 500 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। कितनी आ जाएगी, 0.2। तो हम लिख देंगे इसकी फॉर्मूला होगी 0.2। क्या होगी, 0.2 इसकी फॉर्मूला होगी। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देखते हैं फॉर्मूला के लिए कि वो किस प्रकार से होता है। तो अगले एग्जांपल में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। अगले न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि MgCl2 के 9.53 ग्राम को जल में घोलकर 1000 ml का विलयन बनाया जाता है। तो हमें इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है, हमें इस विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला के लिए हम वही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले विलेय का भार लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 9.3 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 1000 ml दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना होता है, अब हमें निकालना होता है विलेय का सूत्रभार। तो हमें MgCl2 का सूत्रभार किस प्रकार से निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से निकालना है। MgCl2 का सूत्रभार निकालना होगा मैग्नीशियम का परमाणु भार इन प्लस में क्या करना होगा 2 इंटू क्लोरीन का परमाणु भार। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24.3 होता है। प्लस क्या करना होगा हमें 2 इंटू में क्या करना होगा हमें, इंटू में करना होगा हमें 35.5। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 95.3। कितनी आएगी, 95.3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें विलयन की फॉर्मूला निकालनी है। कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन ml में। तो अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे हम। विलेय का भार कितना दिया हुआ है हमें, विलेय का भार दिया हुआ है हमें 9.3 ग्राम 9.53 ग्राम। विलेय का सूत्रभार कितना दिया हुआ है हमें 95.3 इंटू क्या करना है हमें 1000। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है हमें 1000। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 F, यानी कि 0.1 फॉर्मूला होगी
इसकी। तो इस प्रकार से ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम फॉर्मलता के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल अपने आप में इम्पोर्टेंट है, स्पेशली रेयर केस माना जाता है उसे, और उसे आपको इस तरह से देखना होगा। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2.44 ग्राम बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया जाता है। तो इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल का अणुभार, जो कि 122 ग्राम पर मोल होता है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा। जो दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान या भार। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.44 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है विलयन का आयतन। कितना है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 1 लीटर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1000 ml। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या है। हमने भी देखा था कि हमें फॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सूत्र भारों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय का सूत्र भार। चलो देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में घोलने पर डाइमर का निर्माण करते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं। यदि हम इसे जल में घोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये बेंजोइक अम्ल का एक ही होता, लेकिन हमने इसे बेंजीन में घोला है। ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनको यदि हम बेंजीन में घोलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो डाइमर का निर्माण होगा, द्विलक का निर्माण होगा। देखते हैं किस प्रकार से होता है। द्विलक के दौरान क्या होता है कि दो अणु बेंजोइक एसिड के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से एक डाइमर का निर्माण करते हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होती है। C6H5 OH, इस प्रकार से है। दूसरा अणु लेते हैं इसका, तो इस प्रकार से यहाँ इन दोनों अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये क्या हो जाता है, H बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डाइमर के रूप में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। तो इसका सूत्रभार क्या होगा, तो इसका सूत्रभार ये होगा। इसका सूत्रभार क्या हो गया, ये हो गया। हमने क्या देखा था, NaCl का सूत्रभार NaCl रूप में पाया जाता है, इसलिए हमने सूत्रभार लिखते समय सोडियम परमाणु का परमाणु भार और क्लोरीन का परमाणु भार लिख दिया। इसी प्रकार MgCl2 इस सूत्र के रूप में पाया जाता है, इसलिए हमने इसका सूत्रभार लिखते समय क्या लिखा, Mg का परमाणु भार 2 × क्लोरीन का परमाणु भार। अब हमने क्या देखा कि ये डाइमर के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये इस फॉर्मूले में पाया जाता है। और ये क्या है, एक बेंजोइक अम्ल के दो अणु हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल जो इसका सूत्रभार होगा वो क्या होगा,
तो इसका सूत्र भार हम क्या लिख सकते हैं? इसका सूत्र भार हम लिख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल का जो अणुभार है वो 2 गुना है, 2 से गुणा है। क्या लिखेंगे हम सूत्र भार? 2 इंटू बेंजोइक अम्ल का अणुभार। क्या लिखेंगे हम? बेंजोइक अम्ल का अणुभार। तो वो क्या होगा हमारा? वो इसके लिए सूत्रभार होगा। इसलिए ये एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये द्विलक का निर्माण करता है। बाकी में तो आपको सभी सेम सम मिलेगा, जैसे ये मिल गया तो इसमें आपने ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर इसमें द्विलक का निर्माण हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व याद रखने योग्य है। तो अब हमें यहाँ पर इसका सूत्रभार लिखना है, तो क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू बेंजोइक अम्ल का अणुभार। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू बेंजोइक अम्ल का अणुभार कितना दिया हुआ है? हमें 122 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 244। तो ये हमारे पास विलेय यानी कि बेंजोइक अम्ल का सूत्रभार आ गया। क्या गया? सूत्रभार आ गया। अब हमें वो फॉर्मूला याद है कि हम किस प्रकार से फॉर्मूलता निकालते हैं। तो फॉर्मूलता का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूलता का फॉर्मूला है विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्रभार इंटू क्या करना है हमें? इंटू 1000 अपॉन क्या करना है? अपॉन करना है विलयन का आयतन ml में। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे फॉर्मूलता निकालने के लिए। विलेय का भार कितना दिया हुआ है? विलेय का भार दिया हुआ है हमें 2.44 ग्राम। विलेय का सूत्रभार कितना दिया हुआ है हमें? 244 ग्राम। इंटू क्या करना है हमें? 1000 अपॉन क्या कर देना है हमें? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लगभग 0.01 फॉर्मूलता। तो इस प्रकार से हम इसकी फॉर्मूलता निकाल सकते हैं। ये बेंजोइक अम्ल की है, अपने आप में स्पेशल एग्जाम्पल है, तो इसको आप याद रखना। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी हमें सांद्रता दी हुई थी, हमने सभी सांद्रताओं के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कर लिए हैं। अब जो मात्रात्मक सांद्रताएँ थी उनसे इम्पोर्टेंट एक छोटी सी टर्म्स और रह जाती है, उसे भी हम अब देख लेते हैं कि वो टर्म्स क्या है। अब हमें देखनी है कि जो मात्रात्मक सांद्रताएं हैं हमने जितनी भी पढ़ी हैं उनकी ताप पर निर्भरता, यानी कि कौन कौन सी सांद्रता ऐसी हैं जो कि ताप से प्रभावित होती हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि ताप से अनाश्रित होती हैं, ताप से प्रभावित नहीं होती हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिन मात्रात्मक सांद्रताओं में आयतन का पद आता है, किसका? आयतन का पद आता है, वे ताप पर निर्भर करती हैं। क्या करेंगी? वे ताप पर निर्भर करेंगी।
अब और जिनमें आयतन पद नहीं आता वो ताप से इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि ताप पर निर्भर नहीं करेंगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको, द्रव्यमान प्रतिशत। आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद कीजिए, उसमें कहीं आयतन का नाम आया है क्या, नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये ताप पर निर्भर नहीं है। उसके बाद दूसरे देखते हैं आयतन प्रतिशत। तो इसमें आयतन का नाम आया है, तो ये क्या है, यह ताप पर निर्भर करती है, ताप के अनुसार परिवर्तित होती है, ताप पर डिपेंडेंट होती है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या देखा था हमने, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें भी आयतन पद आ रहा है तो डिपेंड करेगी। अगला देखा था हमने पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। यदि पार्ट पर मिलियन आयतन प्रतिशत के लिए है या फिर द्रव्यमान आयतन के लिए है तो पीपीएम ताप पर निर्भर करेगा। यदि द्रव्यमान पीपीएम है तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, याद रखना होगा आपको। अगला देखते हैं हम, अगला पढ़ा था हमने मोलरता। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आयतन पद आता है, आयतन पद आता है, इसलिए ये किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। इसके बाद आती है मोललता। मोललता क्या होती है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर आयतन शब्द नहीं आता है, आयतन पद नहीं आता है, तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करेगी। इसके बाद में आती है हमारी नॉर्मलता और फॉर्मलता। नॉर्मलता और फॉर्मलता दोनों ही पदों में आयतन आता है, तो इस प्रकार से भी ताप पर निर्भर होती हैं। एक आती है मोलविन। यदि हम बात करें मोलविन की, तो मोलविन में कोई आयतन पद नहीं आता है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये हमारी मात्रात्मक सांद्रताओं का जो टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम कुछ एक टॉपिक आता है इसी चैप्टर का, विलियन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसी का एक टॉपिक है सक्रियता। तो हम सक्रिय, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।